हेलो दोस्तों, आज हम लोग मोमेंट्स का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं लोग ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जो आर.के. लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है। इसमें ईश्वरन और महेंद्र का कहानी दिया गया है। ईश्वरन महेंद्रन का रसोइया है और उसे कहानी कहने में महारत हासिल है। एक रात को महेंद्रम अपनी नींद से जगा और एक काली अस्पष्ट आकृति देखी। उसके पसीने छूट गए। क्या वह एक भूत था? आइए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी वाज नरेटेड to Ganesh by a young man, Mahendram by the name. He was junior supervisor in a firm which offered on hire supervisor at various type of construction site, factory, bridge, dam and so on. Mahendra's job was to keep an eye on activity at the work site. He had to keep moving from place to place every now and then as ordered by his head office, from a coal mining area to a railway bridge construction site, from there after a very few months to a chemical plant which was coming up somewhere. यह कहानी गणेश को महेंद्र नाम के एक नवयुवक ने सुनाई थी। महेंद्र एक कंपनी में कनिष्ठ निरीक्षक था। वो कंपनी विभिन्न प्रकार के निर्माण स्थलों के लिए अपने निरीक्षकों को सेवा भाड़े पर उपलब्ध कराती थी, जैसे उद्योग, पुल बनाने, बांध बांधने आदि। निर्माण स्थलों के लिए महेंद्र का काम कार्यस्थलों की गतिविधियों पर दृष्टि रखना था। उससे अपने मुख्य कार्यालय के निर्देशानुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहना पड़ता था। कोयले की खान के क्षेत्र से किसी रेलवे पुल के निर्माण स्थल को, वहां से कुछ मास के पश्चात किसी रसायन संयुक्त आदि पर। He was bachelor. His needs were simple, and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions, whether it was an ill-equipped circuit house or a makeshift canvas tent in the middle of a stone quarry. But one asset he had was his cook. Asset मतलब होता है पूंजी। Iswaran. The cook was quite attached to Mahendram and followed him uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendram, washed his clothes, and chatted away with his master at night. He could weave out endless story and anecdote on varied subject. Anecdote मतलब होता है वृत्तांत। अब इसका हिंदी डिस्क्रिप्शन। वह अविवाहित था। उसकी आवश्यकताएं साधारण थी। वह हर प्रकार की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढांढ लेता था, चाहे कोई घटिया सा विश्राम गृह हो और चाहे पत्थर के खदान के बीच कोई काम चलाऊ टेंट। परंतु उसका रसोइया ईश्वरन उसके लिए बड़े काम का आदमी था। ईश्वरन को महेंद्र से बड़ा लगाव था और जहाँ कहीं भी महेंद्र की नियुक्तियाँ होती थी, वह उसके साथ खुशी से चला जाता था। वह महेंद्र के लिए भोजन पकाता था, उसके कपड़े धोता और रात को उसके साथ गपशप करता था। वह अनगिनत कहानियाँ किससे गढ़ सकता था। Iswaran also had an amazing capacity to produce vegetable and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscape with no shop visual for miles around. He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workshop. Conjure up मतलब होता है जादू से कुछ करना। ईश्वरन में एक गुण यह भी था कि वह सब्जियां व अन्य पकाने की वस्तुएं न जाने कहाँ से पैदा करता था। उन निर्जन स्थानों में भी जहाँ कोई दुकान आदि दिखाई न देती थी, वह टीनों के छप्पर के नीचे नए कार्यस्थल पर आने के कुछ ही घंटों में ताज़ी सब्जियों से बने स्वादिष्ट भोजन जादू की भांति तैयार कर देता था। महेंद्र वुड बी अर्ली इन द मॉर्निंग एंड लीव फॉर वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Iswaran would tidy up the shed, wash the cloth, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering prayer all the while. Muttering मतलब होता है भुनभुनाना। It would be lunch time by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running 200 of pages. Its imaginative description and narrative fooleries would hold ईश्वरन इन थ्रेन। फुलरिज मतलब होता है डेकोरेशन, मतलब सजाना। महेंद्र सवेरे उठकर नाश्ता खाकर अपने काम पर चला जाता था। वह साथ में पकाया हुआ कुछ भोजन भी ले जाता था। पीछे से ईश्वरन छप्पर को ठीक करता, कपड़े धोता और फिर पानी की कई बाल्टियों से मजे से नहाता था और नहाते समय कोई प्रार्थना भी गुनगुनाता रहता था। इतने में दोपहर के भोजन का समय हो जाता। खाना खाकर सोने से पहले वह कुछ देर पढ़ता था। प्रायः वह कई सौ पृष्ठ की तमिल भाषा में रोचक
पुस्तक पढ़ता था। उसमें दिए गए काल्पनिक वर्णन व वृत्तांत ईश्वरन के मन पर छाए रहते थे। His own description were greatly influenced by Tamil author that he read. When he was narrating even the smallest of incident, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hand held out in a dramatic gesture, the roads were deserted and I was alone. Suddenly, I spotted something that looked like an enormous busy beast, like sprawled across the road. I was half inclined to return and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would state himself back in his canvas chair and listen to Iswaran tale uncritically. इसका हिंदी वर्णन होगा। उसके अपने वर्णन भी उन तमिल लेखकों से प्रभावित होते थे। जब वह कोई साधारण सी घटना का वर्णन भी करता था तो उसमें भी रोमांचक पैदा करने का प्रयास करता था। उदाहरण के लिए, जब उसने यह बताना होता कि उसने सड़क पर गिरा हुआ पेड़ देखा तो वह भौवे को उठाकर और हाथों को नाटकीय ढंग से हिलाकर कहता कि सड़क सुनसान थी और मैं अकेला था। अचानक मैंने सड़क पर कोई वस्तु देखी तो लगता था जैसे कोई बड़ा भारी झाड़ीदार पशु सड़क के हाथ पर लेटा हुआ है और मेरे मन में आया लौट चलूं, परंतु जब मैं समीप आया तो देखा कि गिरा हुआ पेड़ था, उसकी सूखी टहनियाँ फैली पड़ी थी। महेंद्र अपनी टाट की कुर्सी पर लेटा हुआ ईश्वरन की कहानियों को बिना आलोचना किए सुनता रहता था। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर। टिम्बर मतलब होता है इमारती लकड़ी। टिम्बर बहुत मजबूत लकड़ी होती है जिसको रेलवे का लाइन बनाने में भी यूज होता है। ईश्वरन वुड बिगिन, देयर इज richly wooded forest all around. The logs are hauled onto lorry by elephant. They are huge well-fed beasts when they turn wild. Even the most experienced Mahaut is not able to control it. After this prolonged, Ishwar would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. ईश्वरन अपनी कहानी सुनाता शुरू करता, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ वह स्थान इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। वहाँ बड़ा समृद्ध जंगल है। लकड़ी के लट्ठे हाथियों द्वारा टोकों पर लादे जाते हैं। वहाँ बड़े बड़े पाले हुए हाथी हैं। जब वे मस्त हो जाते हैं, बड़े बड़े अनुभवी महावत उन पर काबू नहीं पा सकते। इस भूमिका के पश्चात ईश्वरन हाथी से संबंधित कोई किस्सा सुनाने में लग जाता। One day, Tusker escaped from the timber yard and began to roam about, stamping on bushes, tearing a wild creeper in breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Iswaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jump about, stamping his feet in emulation of the mad elephant. एक दिन एक नर हाथी लकड़ियों के प्रांगण से भाग निकला और इधर उधर झाड़ियों को रोता, जंगली बैलों को उखाड़ता और टहनियों को मनमर्जी से तोड़ता हुआ घूमने लगा। अपनी ही कहानी से उत्तेजित होकर ईश्वर मस्त हाथी की नकल करता हुआ फर्श पर उछल कूद करने लग जाता था। द एलिफेंट इज द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन। आउटस्कर्ट मतलब होता है शहर का बाहरी भाग। Breaking the fence down like matchsticks, he would continue. It came into the main road and smashed all the stalls selling fruits, mud pots, all cloth. People ran helter-skelter in panic. Panic मतलब होता है महामारी, बहुत डर के भागना. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. All the boys ran into the classroom and shut the door tight. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, kicking and flattening the drum tube for water, and uprooting the shops. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building. From there, they helplessly watched the depredation of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty, as if inhabitants of entire town had suddenly disappeared. Disappear मतलब होता है गायब हो जाना। ऐसा लगता है पूरा सब लोग गायब हो गए हैं। ईश्वरन अपनी कहानी को आगे बढ़ाता हुआ कहता, हाथी हमारे नगर के बाहर किनारे पर आ गया। वह चार दीवारों को
ऐसे तोड़ रहा था जैसे माचिस की तिलिया हो। फिर वह मुख्य सड़क पर आ गया। फल, मिट्टी के बर्तन व कपड़े की सब दुकानें को उसने तोड़ डाला। लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगे। फिर हाथी ईंटों की चार दीवारी तोड़कर स्कूल के खेल के मैदान में आ गए, जहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। सब बच्चे दौड़कर कमरों में घुस गए और दरवाजे कसकर बंद कर दिए। हाथी चिंघाड़ता हुआ घूम रहा था। फुटबॉल के गोल के खंभे, वॉलीबॉल का नेट उखाड़ दिए और पानी का ड्रम ठोकर मारकर चपटा बना दिया और सब झाड़ियाँ उखाड़ डाली। सभी अध्यापक स्कूल की छत पर चढ़ गए और वहाँ से हाथी की लूटपाट का दृश्य बेबस खड़े देख रहे थे। नीचे मैदान में एक ही व्यक्ति न था। गलियां ऐसे खाली पड़ी थी जैसे वहाँ के निवासी अचानक लुप्त हो गए हों। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what came over me suddenly. I grabbed a cane from the hand of teacher. Cane मतलब होता है stick, and ran down the stair and into the open. The elephant grunted and menacingly swung branches of tree which it held in its trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening. मैं उस समय जूनियर क्लास में था और छत पर खड़ा यह दृश्य देख रहा था। न जाने मुझे अचानक क्या सूझी। एक अध्यापक के हाथ से छड़ी लेकर मैं सीढ़ियों से नीचे उतरकर आंगन में आ गया। हाथी चिंघाड़ा और मुझे डराने के लिए टहनी हिलाई जो अपनी सूंड पर पकड़ रखी थी। उसने जोर से पाँव धरती पर मारा जिससे धूल मिट्टी उड़ी। उसे देखकर डर लगता था। But I moved slowly toward it, a stick in hand. People were watching this scene hypnotized. Hypnotized मतलब मंत्रमुग्ध होना. From nearly housetop. The elephant looked at me red-eyed, ready to rush toward me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. Trumpet मतलब हाथी की आवाज़ को trumpet बोला जाता है. At that moment, I moved forward and mustering my force whacked its third toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. परंतु मैं हाथ में डंडा पकड़े धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। लोग सम्मोहित हुए आसपास की छतरों से यह दृश्य देख रहे थे। हाथी ने क्रोध से मुझे देखा और वह मुझ पर टूट पड़ने को तत्पर था। वह अपनी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा। उसी क्षण मैं उसकी ओर बढ़ा और अपनी पूरी शक्ति बटोर कर उसके तीसरे नाखून पर जोर से डंडा मारा। क्षण भर के लिए तो उसे लगा कि हाथी तो को मूर्छा आ गई, फिर भी उसे कंपकपी आई और वो लुढ़क गया। At this point, Iswaran would leave the story unfinished and get up mumbling, I will be back after lighting the gas and warming up the dinner. Mahendra, who had been listening with rapt attention, would be left hanging. When he returned, Iswaran would not pick up the thread of the story right way. Mahendra would have to remind him that the conclusion was pending. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. Iswaran would shrug casually. 2 days later, it was led away its mahaw to the jungle. यहाँ पहुंचकर कहानी को अधूरा छोड़कर ईश्वरन खड़ा हो जाता और भुनभुनाता हुआ कहता, मैं गैस जलाकर और खाना गर्म करके अभी आया। महेंद्र जो कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा था वह अधर में रह जाता है। जब ईश्वरन लौटता तो वह कहानी को आते ही फिर शुरू न करता। महेंद्र उसे याद करता कि कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। तब ईश्वरन कहता कि हाँ, हाथी का उपचार करने एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया था और 2 दिन पश्चात उसका माहौत उसे जंगल में ले गया था। Well, how do you manage to do it, Iswaran? How do you bring down the beast? It was something to do with Japanese art. I think, sir, karate or jujutsu it is called. I had read about somewhere it temporarily paralyzed the nervous system, you see. महेंद्र ने पूछा, अच्छा ईश्वरन, तुम यह बताओ कि तुमने हाथी को कैसे गिरा दिया। ईश्वरन ने उत्तर दिया, इसका समझ जापानी कला या कराटे या जुजुत्सु से है, जिसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। इससे नाड़ी तंत्र अस्थायी रूप से शिथिल हो जाता है। Not only past of Iswaran recounting some story packed with adventure, horror and suspense. Whether the story was credible or not, Mahendra enjoyed listening to it because of inimitable way it was told. Iswaran seemed to more than make up for the absence of TV in Mahendran living quarter.
इनिमिटेबल मतलब होता है जिसका नकल न किया जा सके, अनुकरणीय। कोई भी दिन ऐसा न बीतता बीतता था जिस दिन ईश्वरन कोई रोमांचक कहानी न सुनाए। चाहे कहानी विश्वास करने योग्य हो या नहीं, महेंद्र को कहानी सुनाने में आनंद आता था, क्योंकि ईश्वरन सुनाने का ढंग निराला था। ईश्वरन के कारण महेंद्र को अपने कमरे में टीवी की कमी अनुभव न होती थी। One morning when Mahendra was having breakfast, Iswaran asked, "Can I make something special for dinner tonight?" "Sir, after all, it is an auspicious day. According to tradition, we prepare various delicacies to feed the spirit of our ancestor today, sir." That night, Mahendra enjoyed the most delicious dinner and complimented Iswaran on his culinary skill. He seemed very pleased, but unexpectedly launched into a most garish account involving the supernatural. उसने कहना शुरू किया, "आप जानते हो, उस रात महेंद्र ने अति स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लिया और ईश्वरन की पाक कला की प्रशंसा की। ईश्वरन बड़ा प्रसन्न दिख रहा था, परंतु अचानक उसने भूत प्रेतों की कहानी सुनानी आरंभ कर दी। You know, sir, this entire factory area was occupying was once a burial ground. Burial मतलब होता है कब्रिस्तान। He started. Mahendra was jerked out of the pleasant reverie he had drifted into after the satisfying meal. I knew on the first day itself when I saw a human skull lying on the path. Even now, I come across a number of skulls and bones. Iswaran continued. उसने कहना शुरू किया, "आप जानते हो कि इस उद्योग का सारा क्षेत्र किसी समय कब्रिस्तान था।" महेंद्र इतना बढ़िया भोजन करने के पश्चात विचारों में डूब गया था। यह सुनकर उसे एकदम एक झटका सा लगा। ईश्वरन कहता गया, "मैं तो उसी दिन से यह जानता था। मुझे रास्ते में पड़ी खोपड़ी मिली थी। अब कभी कभी मुझे खोपड़ियों व हड्डियाँ पड़ी मिल जाती हैं।" He went on to narrate how he sometimes saw ghosts at night. "I am not easily frightened by these things, sir. I am a brave fellow. But once horrible ghost of woman which appear off and on at midnight during the full moon. It is an ugly creature." अगली मतलब होता है बदसूरत, कुरूप, जिसका सूरत अच्छा ना हो। "With matted hair and shrewd face, like a skeleton holding on its fetters in its arm." वह सुनाता गया कि मुझे कभी कभी रात को भूत भी दिखाई देते हैं, परंतु मैंने इनसे नहीं डरता, क्योंकि मैं साहसी व्यक्ति हूँ। परंतु एक स्त्री का भयानक भूत पूर्णिमा की आधी रात को दिखाई देती है। वह बड़ी कुरूप स्त्री है। उसके उलझे बाल और चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी थी। वह कंकाल के समान और अपनी गोद में भ्रूण उठाए हुए होती है। Mahendran shivered at the description and interrupted rather sharply. "You are crazy, Iswaran. There are no such things as ghost or spirit. It is all figment of your imagination. Get your digestive system examined and maybe your head as well. You are talkative nonsense. You are talking nonsense." महेंद्र ने यह वर्णन सुनकर काँप उठा और उसने आवेश में आकर ईश्वरन को टोक दिया, "तुम पागल हो। भूत प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यह सब तुम्हारी कल्पना मात्र है। तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है, शायद तुम्हारा मस्तिष्क भी। तुम बकवास कर रहे हो।" He left the room and retired for the night, expecting Iswaran to sulk for a couple of days. But the next morning he was surprised to find the cook as cheerful and talkative as ever. From that day on, Mahendram, for all his brave talk, went on to bed with a certain unease. Every night he peered into the darkness. Outside through the window next to his bed, trying to make sure that there was no movement of dark shape on the vicinity, but he could not see of darkness with the twinkling of light the factory miles away.
वह सोने के लिए चला गया। वह सोच रहा था कि ईश्वरन 2-3 दिन तक दुखी होगा, परंतु अगले दिन ही उसने देखा कि वह तो पहले की भांति प्रश्न व बातूनी था। उस दिन से महेंद्र को सोते समय कुछ बेचैनी होने लगी। वह रात को कमरे के समीप वाली खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकता था, यह देखने के लिए कि आसपास कोई छाया तो नहीं घूम रही, परंतु उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था और दूर दूर फैक्ट्री की टिमटिमाती रोशनियाँ। He had always liked to admire the milk-white landscape on full moon night, but after hearing Iswaran's story of the female ghost, he avoided looking out of his window altogether when the moon was full. महेंद्रों की पूर्णिमा की रात्रि में चांदनी में घुला सफ़ेद भूदृश्य से बहुत सुंदर लगता था, परंतु ईश्वरन की उस भूत स्त्री की कहानी सुनने के पश्चात पूर्णिमा की रात को खिड़की से बाहर झांकने का उसमें साहस न रहा था। One night Mahendra was woken up from his sleep by a low moan close to his window. At first he put it down to a cat prowling around for mice, but the sound was too guttural for a cat. He resisted the curiosity to look out lest he should behold a sight which would stop his heart. But the wailing became louder and less feline. He could not resist the temptation any more. Lowering himself to the level of the window sill, he looked out at the white sheet of moonlight outside. There, not too far away, was a dark, cloudy, form-clutching bundle. Mahendra broke into a cold sweat and fell back on the pillow, panting. पैंटिंग मतलब होता है हाफना, बहुत तेज़ी से सांस लेना। As he gradually recovered from the ghastly experience, he began to reason with himself and finally concluded that it must have been some sort of auto-suggestion, some trick that his subconscious had played on him. एक रात अपनी खिड़की के समीप कराहने की ध्वनि सुनकर महेंद्र की नींद खुली। पहले तो उसने यह समझा कि कोई बिल्ली घूम रही है, परंतु ध्वनि मानव कंठ से आती हुई लगती थी। उससे बाहर देखने की जिज्ञासा है, पर उसे डर लग रहा था कि कोई भयानक दृश्य न हो, परंतु ध्वनि ऊंची होती गई और स्पष्ट रूप से वह बिल्ली की नहीं थी। वह अपनी जिज्ञासा को रोक न सका। खिड़की के समीप बैठकर उसने बाहर चांदनी रात में झांका। थोड़ी दूर पर एक छाया गठरी सी उठाए खड़ी थी। महेंद्र को ठंडा पसीना आया और हाँफते हुए अपने तकिए पर जा गिरा। धीरे धीरे जब वह इस भयानक दृश्य के प्रभाव से उभरा तो उसने अपने मन को समझाया कि वह उसके मन का भ्रम ही था। By the time he had got up in the morning, had a bath and come out to have his breakfast, the horror of the previous night had faded from his memory. Iswaran greeted him at the door with his long packet and his bag. Just as Mahendra was stepping out, Iswaran grinned and said, "Sir, remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining things. Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room." सवेरे जब वह उठा, नहाया और नाश्ता करके अपने कमरे से बाहर आया तो रात वाली भयानक घटना उसके मन से निकल चुकी थी। ईश्वरन ने दरवाजे पर उसका दोपहर के खाने का पैकेट व थैला थमाया, फिर हंसकर कहा, "जब मैंने आपको उस स्त्री भूत की बात सुनाई तो आप मुझसे नाराज हो गए। अब तो आपने भी कल रात उसे देख लिया। जब मैंने आपके कमरे से ध्वनि आते सुनी तो मैं दौड़कर आया." A chill went down Mahendra's spine. He did not wait for Iswaran to complete his sentence. He hurried away to his office and handed in his paper, resolving to leave the haunted place the very next day. महेंद्र को कंपकपी सी हुई। उसने ईश्वरन का वाक्य पूरा न सुना। वह सीधा अपने कार्यालय में गया और अपना त्याग पत्र दे दिया। उसने उस भूतों वाले स्थान को अगले दिन ही छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया। और इसी के साथ और यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है और हम लोग अगले वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन का डिस्कशन किया जाएगा। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।